हेलो बच्चों, सोशल भी सविता चैनल पर आप सभी के स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप लोग सही हैं, आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होंगी। बच्चों, आज हम क्लास 9th के सामाजिक विज्ञान जो अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स है, इसके हम क्लास 9th की जो चैप्टर 2 है, इसे हम अभ्यास के क्वेश्चन करेंगे और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न चैप्टर के नाम है संसाधन के रूप में लोग। चलिए बच्चे, हम देखते हैं। और ये जो हमारा न्यू एनसीईआरटी बुक है 25-26 सेशन, उसके अकॉर्डिंग तो चलिए हम अपना पहला प्रश्न शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। तो देखिए हमारे बच्चों, हमारा पहला प्रश्न क्या है? संसाधन के रूप में लोग से आप क्या समझते हैं? बच्चों अब आंसर देखिए। संसाधन के रूप में लोग से अभिप्राय देश के मानव पूंजी से जो कुशलता, क्षमता और भौतिक का निर्माण करता है। संसाधन के रूप में लोग सकल राष्ट्रीय उत्पाद जिसे जीडीपी या ये देखिए सृजन योगदान देते हैं, उन्हें मानव संसाधन कहते हैं। तो आप देख सकते हैं बच्चों। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है? मानव संसाधन भूमि और भौतिक पूंजी जैसे अन्य संसाधनों से कैसे भिन्न है? मतलब मानव संसाधन जो है और भौतिक पूंजी, अभी हमने मानव संसाधन, तो दोनों में क्या डिफरेंस है, अंतर है? तो आप देखते हैं बच्चों, मानव संसाधन बाकी सभी पूंजी जैसे भूमि, भौतिक पूंजी की श्रेणी में है, क्योंकि मानव संसाधन भूमि और भौतिक पूंजी का उपयोग कर सकता है, वह अपने आसपास उपयोगी नहीं हो सकती। मानव को शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रौद्योगिकी और शिक्षण के द्वारा ने संसाधनों का निर्माण करता है। मतलब मानव संसाधन जो है, जो आपके टैलेंटेड, आपके विचार, आप शिक्षा ग्रहण करें, आप स्वास्थ्य सही रहेंगे तभी आप कुछ कार्य कर सकते हैं। ये हमारा मानव संसाधन हुआ। अब अगला प्रश्न बच्चों देखते हैं हम। प्रश्न हमारा थर्ड है, मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका है? तब देखते हैं कि हमारे मानव पूंजी, आंसर देखिए कि मानव संसाधन का दायित्व से पर संपत्ति के रूप में बदलता है। शिक्षा से मानव भौतिक संसाधन का निर्माण की योगदान, मतलब जब आप पढ़ लिख जाते हैं तो अलग अलग तरह के कोई भी कार्य कर सकते हैं आपके टैलेंट से, अपने विचार से, अपने दिमाग से। थर्ड है, प्रशिक्षित मानव देश के उत्पादन क्षमता में वृद्धि ला सकता है। मतलब आप पढ़े लिखे रहेंगे तो आप नए नए रोजगार करेंगे, तो हमारे देश में क्या होगा? डेवलपमेंट होगा, विकास होगा, हमारे देश में लोगों को रोजगार मिलेगी। और अगला है फोर्थ है, शिक्षा मनुष्य को विवेकशील तथा तर्कशील बनाती है। मतलब विवेकशील आपके अंदर की आप कोई भी चीज़ें सोच विचार कर सकते हैं, या कोई भी व्यक्ति कुछ गलत कहता है तो उस पर आप तर्क दे सकते हैं या उसको समझा सकते हैं। फिफ्थ है, शिक्षा से मनुष्य प्रौद्योगिकी का अनुसंधान कर सकता है। मतलब शिक्षा से पढ़ लिख करके ही आप अलग अलग तरह के, जैसे होता है कि पहले क्या था कि आप देख सकते हैं कि छोटा फ़ोन था बटन वाला, अब स्मार्टफोन आ गया। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है? बदल रहा है संसाधन। उसी तरह शिक्षा जब आप पढ़ लिख जाएंगे तो आपने भी अलग अलग तरह के कामों को करेंगे, सोचें कि अच्छा ये नहीं तो ऐसे हम कर सकते हैं। अब हमारा फोर्थ प्रश्न देखिए, मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है? तो बच्चों आंसर देखिए, मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है? मतलब स्वास्थ्य, जो आपके शरीर, स्वास्थ्य मानव अधिक उत्पादन की क्षमता रखता है। अस्वस्थ व्यक्ति देश की अर्थव्यवस्था का दायित्व बन सकता है। स्वस्थ मानव भूमि वाहन होगा या ने भौतिक पूंजी का उपयोग बना सकते हैं। और फोर्थ है, स्वस्थ व्यक्ति ही शिक्षा प्रशिक्षण की रुचि ले सकता है। अब आप सही रहेंगे तो आप पढ़ाई में भी आपके मन लगेगा। यदि मान लीजिए मेरे सर में, पेट में, कहीं भी पैर में दर्द हो रहा है तो पढ़ाई में मन लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। तो स्वस्थ व्यक्ति ही क्या कर सकते हैं? सब कार्य कर सकते हैं। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। किसी व्यक्ति के कामयाब जीवन में स्वास्थ्य की क्या भूमिका? स्वास्थ्य की, जैसे आपके जीवन में मान लीजिए कि आप कुछ बड़े बन गए तो आपके जीवन में कामयाब हो गए, आप जो चाहते थे, तो वो आपके स्वास्थ्य की क्या? तो शरीर रूप से हस्त पुष्ट और स्वस्थ व्यक्ति बार बार डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं होती है। वह अपना ध्यान शिक्षा पर लगा पाता है। अस्वस्थ व्यक्ति परिवार और देश के लिए दायित्व बनकर रह जाता है, परंतु उसका स्वस्थ व्यक्ति पर्यावरण, देश के लिए बड़ी संपत्ति बन जाता है। मतलब जो सही व्यक्ति है तो उसको हर काम में मन लगेगा। जो अस्वस्थ व्यक्ति, जिसका तबीयत ठीक नहीं है, जिसके साथ नहीं दे रहा है, उसे किसी भी काम में रुचि नहीं होगा। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। प्राथमिक
द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में किस तरह के विभिन्न आर्थिक क्रियाएं संचालित है? तो देखिए यहाँ उत्तर, आर्थिक क्रियाओं के आधार पर अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र। इन क्षेत्रों में निम्नलिखित आर्थिक क्रिया संचालित है। बच्चों अब देखिए प्राथमिक क्षेत्र, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, केवल एक प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है, द्वितीय क्षेत्र में और तृतीय क्षेत्र में। तो एक में प्राथमिक क्षेत्र जो है उत्पादन क्रिया आता है, जैसे उत्पादन मतलब कोई भी चीज, जैसे कृषि हो गया, मछली खनन हो गया, मछली पालन ये हो गया, मतलब जिस चीज के उत्पादन आप कर रहे हैं वो प्राथमिक में आ गया। और द्वितीय क्षेत्र आ गया विनिर्माण क्रिया आती है, जैसे मान लीजिए वस्त्र उद्योग, मोटर निर्माण, मतलब किसी एक चीज से दूसरी चीज को बनाना, विनिर्माण क्रिया में आ गया। तृतीय क्षेत्र आ गया सेवा आता है, जैसे कि शिक्षा आ गया, स्वास्थ्य आ गया, संचार आ गया, बैंकिंग आ गया और बीमा आदि। तो बच्चों ये जरूर याद रखना, प्राथमिक द्वितीय में से तो 100% पूछा जाता है, कभी कभी तृतीय भी पूछ लिया जाता है 1 नंबर में, तो इससे भी आप जरूर नोट कर लीजिएगा। और इस बच्चों इसे कॉपी पर भी नोट करते हुए चलिएगा कि बाद में आसानी से आप इसे पढ़ सकें। आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं में क्या अंतर है? तो आर्थिक और गैर आर्थिक क्रिया में देखिए यहाँ दिया हुआ, तो पहला है इन क्रियाकलापों के द्वारा वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होता है, ये आर्थिक क्रिया में है। इनसे राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, जैसे खनन, कृषि, विनिर्माण, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब किस में आता है? आर्थिक क्रिया में। अब गैर आर्थिक क्रिया में, गैर आर्थिक क्रियाओं में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन नहीं होता है, इनमें राष्ट्रीय आय की वृद्धि भी नहीं होती है, जैसे खाना पकाना, घर की सफाई करना, क्योंकि इसमें किसी को सैलरी नहीं मिलती है, कोई काम नहीं, जैसे घर के आप कोई भी काम कर रहे हैं तो इससे कहाँ से आय, कोई आय हमारे देश की नहीं बढ़ रही है। अब अगला हमारा क्वेश्चन है 9 नंबर के, महिलाओं क्यों निम्न वेतन वाले कार्यों में नियोजित होती हैं? तो आंसर देखिए, अधिकांश महिलाओं क्या करती हैं, वो घर के काम करती हैं जिनका उन्हें भुगतान नहीं, मतलब उनका पेमेंट या उनके पैसे नहीं दिए जाते हैं। अधिकांश महिलाओं के पास बहुत कम शिक्षा और निम्न कौशल स्तर है, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं का कम परिश्रमिक दिया जाता है, मतलब कहा जाता है कि उनकी अपेक्षा कम है तो उनको कम सैलरी। अधिकतर महिलाएं वहां काम करती हैं जहां नौकरी की सुरक्षा नहीं होती, जहां कानून सुरक्षा का अभाव है। अगला प्रश्न है बच्चों 9 प्रश्न हमारा, बेरोजगारी शब्द से आप क्या समझते हैं? तो प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के इच्छुक लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता, उसे हम बेरोजगारी कहते हैं। तो बेरोजगारी भी 3 तरह का होता है। बेरोजगारी जिसे मान लीजिए कोई काम धंधा नहीं मिल रहा है, जो व्यक्ति बेरोजगार है उसे बेरोजगारी कहते हैं। अभी देखिए प्रच्छन्न बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी में अंतर। प्रच्छन्न बेरोजगारी देखेंगे और मौसमी। प्रच्छन्न बेरोजगार वो लोग काम करने लगे रहते हैं परंतु वास्तव में उत्पादन या सेवाओं में बढ़ोतरी नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए किसी कृषि कार्य में 4 लोगों की आवश्यकता है परंतु परिवार के 6 लोग काम कर रहे हैं, इसे कृषि उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हो रही, यानी 2 व्यक्ति के काम न करने पर भी कृषि उत्पादन में कोई बदलाव नहीं हो गया, इसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। मौसमी तब होती है जब लोग वर्ष में कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते, मतलब मौसमी मतलब मौसम, मान लीजिए जैसे कटाई के, बुआई के, निराई के टाइम है तो उस टाइम लोगों का रोजगार मिला और बाकी टाइम वो खाली बैठे हैं, उसे मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। कृषि पर आश्रित लोग प्राय इस तरह की समस्या से जूझ रहे हैं, जब बुआई, कटाई, निराई आदि होती तब उन्हें रोजगार मिलता है, बाकी वर्ष समय में उन्हें काम नहीं मिलता है, इसलिए मौसमी बेरोजगारी मतलब कि सीजन में जब कटाई के काम है तब उन्हें काम मिला, बाकी टाइम वो बैठे रहे, उन्हें काम नहीं मिला। अगला प्रश्न है हमारा, शिक्षित बेरोजगारी भारत के लिए एक विशेष समस्या क्यों है? अब आंसर, भारत में ट्रैफिक, स्नातकोत्तर डिग्री धारी अनेक युवा, मतलब पढ़े लिखे बहुत सारे ऐसे युवा जो हैं रोजगार पाने में असमर्थ है, उनको काम नहीं मिल रहा है, बेरोजगारी है, उन्हें अपनी योग्यता के अनुसार भी काम नहीं मिल रहा है। यह एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है, मतलब आप पढ़ लिख कितना भी लीजिए लेकिन हमारे देश में एक बहुत बड़ी समस्या बन रही है कि उनके हिसाब से जितने वो पढ़े हैं उनके हिसाब से उन्हें काम नहीं मिले। जो जनशक्ति अर्थव्यवस्था के लिए परिसंपत्ति बन सकते हैं वह बेरोजगारी के कारण दायित्व बन गए हैं, इससे अर्थव्यवस्था आर्थिक बोझ में वृद्धि हो रही है।
मतलब अर्थव्यवस्था हमारा क्या हो रहा है, और गिर रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे 12 नंबर का। आपके विचार से भारत में किस क्षेत्र में रोजगार के सर्वाधिक अवसर सृजित कर सकता है? भारत सेवा क्षेत्र सर्वाधिक रोजगार सृजन कर सकता है, इसे अपार संभावना है। अब अगला है, क्या आप शिक्षा प्रणाली में शिक्षित बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए कुछ उपाय सुझा सकते हैं? पहला है, शिक्षित बेरोजगारी समस्या को दूर करने के लिए शिक्षा प्रणाली में बहुत से बदलाव की आवश्यकता है। इस प्रकार पहला है, शिक्षा में कौशल विकास पर जोर देना चाहिए। छात्रों को व्यवसायिक रुचि पैदा करना चाहिए। छात्रों को तकनीकी शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। छात्रों को रोजगार सृजन करने की योग्य बनाना चाहिए, कि मतलब तकनीकी नए नए चीजों का खोजना, आविष्कार करना। तो ये सारे क्या करना चाहिए, छात्रों में शिक्षा प्रदान करना चाहिए। रोजगार के सृजन, कि आप किस तरह से व्यवसाय, किस तरह के रोजगार कर सकते हैं। आप इतना पढ़ लिख लीजिए कि आप कोई ना कोई कार्य जरूर कर लीजिए। और अगला हमारा प्रश्न है 15, क्या आप कुछ ऐसे गांवों की कल्पना कर सकते हैं जहां पहले रोजगार का कोई अवसर नहीं था लेकिन बाद में बहुआयतीय हो गया? हाँ, मैं एक ऐसे गांव के बारे में सोच सकता हूं जहां बाद में बहुत सारे रोजगार पैदा हो गए। पहले उस गांव में कृषि योग्य भूमि बहुत कम थी, सिंचाई के लिए कोई साधन नहीं था, पूरे खेत बारिश पे ही, मतलब वहाँ कृषि बारिश पे ही निर्भर रहती थी। अन्य कृषि कार्य जैसे मछली पालन, मुर्गा पालन, डेयरी आदि नहीं थे। ज्यादातर लोग निर्वाहन खेती करते थे, परंतु शिक्षा के साथ साथ उसके गांव में रोजगार के नए नए साधन उपलब्ध होने लगे। मशीनों के द्वारा बंजर भूमि को भी कृषि योग्य बनाया गया। सिंचाई के लिए नलकूप का प्रयोग किए जाने लगा। इसके अलावा डेयरी, मुर्गी पालन, मछली पालन आदि व्यवसाय में भी लोग रुचि लेने लगे। छोटे छोटे हथकरे उद्योग स्थापित हो गए। गांव में अस्पताल, स्कूल खुल गए। बहुत से बैंक में आपसी शाखाएं खोले गए। लोगों को ऋण उपलब्ध होने लगे, मतलब कर्ज लेकर के भी लोग अपना कार्य शुरू कर सकते थे। इसे लोग व्यापार करने लगे और रोजगार में नए नए अवसर मिलने लगे। मतलब वहाँ ये सारे सुविधाएं हो गई तो लोगों के क्या हो गया, काम के अलग अलग अवसर उपलब्ध हो गए। अब अगला प्रश्न है बच्चों, किस पूंजी को आप सबसे अच्छा मानते हैं? भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी, मानव पूंजी? क्यों? मानव पूंजी बाकी सभी पूंजियों जैसे भूमि, भौतिक पूंजी श्रेष्ठ है, क्योंकि मानव संसाधन भूमि और भौतिक पूंजियों का उपयोग कर सकता है। भूमि भौतिक अपने आप उपयोगी नहीं हो सकती। मतलब मान लीजिए कि भूमि है या कोई भी ऐसे भौतिक चीजें है, जब तक मानव उसका उपयोग नहीं कर सकता तब तक उस उपयोगी नहीं हो सकता। मानव को शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रौद्योगिकी और प्रशिक्षण के द्वारा अनेक संसाधनों का निर्माण कर सकता है। मतलब मनुष्य पढ़ लिख कर उसका स्वास्थ्य सही रहेगा तो हर अलग अलग तकनीकी या अपने टैलेंट से, अपने विचार से वो नए नए कार्य को क्या कर सकता है, नए नए संसाधन को निर्माण कर सकता है। बच्चे, अब हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी देखते हैं। यहाँ देखिए, पहला है, सर्व शिक्षा अभियान क्या है? यह एक शिक्षा अभियान है जिसके उद्देश्य है कि 2010 तक 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी स्कूल के बच्चों प्राथमिक शिक्षा प्रदान कर लें। इस सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया था। शिशु मृत्यु दर को कैसे घटाया जा सके? शिशु मृत्यु दर को घटाया निम्नलिखित कारणों से। शिशु को संक्रमण की रक्षा करें, मतलब बीमारियों से बचाएं। बच्चों के लिए अच्छे भोजन और पोषण की व्यवस्था होनी चाहिए। माता को शिशु पालन के प्रशिक्षित किया, मतलब उन्हें इस तरह से शिक्षा दी जाना चाहिए कि कैसे बच्चों को देखभाल करना चाहिए। अब बच्चों, यहाँ से हमारा एक प्रश्न खत्म होता है। यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा और आप कमेंट भी करिएगा कि आप नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। और अगले वीडियो हम जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।